नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, मतलब भूगोल। तो उसमें आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है, उन सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। ये ज्योग्राफी का पहला क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वैसे क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, पहला लेसन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। तो ध्यान देना है, सब लिख चुके हैं हम और आपको समझा देंगे। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कॉपी में लिख दीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद आप एकदम आराम से उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। एक दिन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना हो पाएगा उतना हम आपको कर देंगे। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स के बाद सिविक्स का क्वेश्चन होगा, तब जाकर सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। वैसे जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। मतलब ये खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, ये मिट्टी का नाम है ना। हम लोग सिर्फ मिट्टी जानते हैं। हम लोग बिहार राज्य में हैं तो सिर्फ हम लोग मिट्टी जानते हैं। झारखंड चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, महाराष्ट्र, पंजाब, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो आप सिर्फ मिट्टी जान पाओगे। लेकिन मिट्टी के भी कई प्रकार हैं, जिसमें सबसे मतलब उपजाऊ मिट्टी जो होता है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कई प्रकार के मिट्टी है। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है ना, पर्वतीय मिट्टी है। इस प्रकार से कई प्रकार की मिट्टी है। तो हम लोग के यहाँ जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ आपका जलोढ़ मिट्टी है जो कि काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। और उसी मिट्टी का 2 प्रकार है यहाँ पर, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, तो आप सबसे पहला लाइन लिखिएगा, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, आयु के आधार पर, और इतना बढ़िया से सुनिए कि सुनते सुनते याद हो जाए।
आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। तो भाई कौन कौन? तो पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़। नवीन माने नया, है ना। अब देखिए, जो पुराना जलोढ़ है उसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक को होती है। कंकड़ तो देखे होंगे, कंकड़ का नाम भी सुने होंगे, उसी के साथ साथ बजरी भी होता है। पुराने जलोढ़ में कंकड़ के साथ साथ बजरी भी होता है ना। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। क्या बोला हमने? पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। अब आगे देखिए, बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में, बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में अत्यंत महीन कण पाए जाते हैं। मतलब बांगर की तुलना में जो नवीन जलोढ़ है उसमें अत्यंत महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहते हैं। खादर जो होता है वो बालू एवं मिट्टी का मिश्रण होता है, और जानते हैं कि बालू और मिट्टी अत्यंत महीन कण है। तो खादर मिट्टी जो है बालू एवं मिट्टी का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, है ना। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिए। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। अब बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में अत्यंत महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहते हैं। खादर बालू एवं मिट्टी का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण, फसल चक्रण एक प्रकार की पद्धति है। फसल चक्रण एक प्रकार की पद्धति है ना। वो मृदा संरक्षण में, मतलब मिट्टी की सुरक्षा करने में किस प्रकार सहायक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि फसल चक्रण होता क्या है। फसल चक्रण क्या होता है? तो अगर इसको एक सामान्य भाषा में अगर इसको समझना चाहते हैं, आसान भाषा में अगर इसको जानना चाहते हैं,
तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि फसलों के अदल बदल करके, फसलों के अदल बदल करके लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। मतलब फसल की जो जाति है, जिसे जाति का मतलब आप समझ जाइएगा कि दलहन है, तिलहन है, अनाज है ना। तो ये सब फसलों का जो जाति है, इसी को अदल बदल करके अगर हम लगाते हैं तो यह क्रिया फसल चक्रण कहलाती है। और ऐसा करने से ये जो खेतों का जो मिट्टी होता है, उसका जो पोषक तत्व होता है वो बिल्कुल एकदम बरकरार रहता है और खेतों की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो बढ़ी रहती है, वो घटती नहीं है। तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, दो धान्य फसलों के बीच, धान्य फसल का मतलब हुआ अनाज वाली फसलें, अनाज। दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल उगाने की प्रक्रिया, दो धान्य फसलों के बीच, दो धान्य फसलों के बीच, दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल उगाने की प्रक्रिया फसल चक्रण कहलाती है। मतलब इसको यहाँ से समझिएगा, फसल चक्रण द्वारा होता क्या है, तो मिट्टी का जो पोषक तत्व है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो बरकरार रखा जा सकता है। मतलब फसल चक्रण की पद्धति को अगर हम अपनाते हैं तो मिट्टी का जो पोषक तत्व है उसमें कमी नहीं होती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ी रहती है, मतलब बढ़ते ही जाती है। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तो आप समझ जाइए पैदावार मतलब उत्पादन, फसलों का उत्पादन वो ज़्यादा होगा। अगर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम है तो पैदावार कम होगा और अगर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अधिक है तो पैदावार अधिक होगी। अब इसको ऐसे समझिए, हम सब मनुष्य जो भोजन करते हैं उस भोजन में अगर पोषक तत्व है, मतलब पोषक तत्व वाले भोजन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बीमार बिल्कुल कम पड़ेगा, नहीं के बराबर पड़ेगा। हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और किसी भी काम को बहुत आसानी से एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होकर करेंगे और काम को करने में भी मज़ा आएगा, मन लगेगा, सफलता भी मिलेगी। तो ये तो हुआ हमारे भोजन का पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है। उसी प्रकार से मिट्टी के अंदर भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर वो पोषक तत्व बरकरार रखा जाए तो फसलों का जो पैदावार है वो बिल्कुल अधिक होगा और फसल बिल्कुल हष्ट पुष्ट होंगे। तो फसल चक्रण द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व को बरकरार रखा जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, तो गेहूं, चावल, मक्का, आलू इत्यादि अगर ऐसे फसल को हम लोग लगातार उपजाते हैं, क्या लिखा हुआ है, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, अगर ऐसे फसल को हम लोग लगातार उपजाते हैं इत्यादि के लगातार उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है।
आप गेहूं, चावल, मक्का, आलू, यही सब को एक साल में लगातार उपजाते रहिए। गेहूं, चावल, मक्का, आलू, ऐसे फसलों को आप एक साल में लगातार उपजाते रहिए। तो जो आप जिस खेत में आप ये सब फसल को उपजा रहे हो, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम जाएगी। यहाँ देखिए, मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिसकी पूर्ति, तब पूर्ति कैसे होगा भाई? तो दलहन फसल लगाकर की जाती है। मतलब बीच में आप एक दलहन फसल लगा दो, ठीक है, आपको 2 गो अनाज का माने 2 धान्य फसल लगाना है ना, 2 धान्य फसल लगाना है, तो बीच में आप एक दलहन फसल लगा लीजिए, कोई भी दलहन फसल आप लगा लीजिए, है ना। तो जिसकी पूर्ति दलहन फसल लगाकर की जाती है। अब देखिए पूर्ति होता कैसे है? तो दलहन पौधा जो होता है ना, उसका जो जड़ होता है, जड़ों की गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है ना। और वो राइजोबियम नामक जीवाणु करता क्या है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही है ना। तो राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल के जो नाइट्रोजन गैस है उसका स्थिरीकरण करता है, मतलब उसको मिट्टी में मिला देता है। और जैसे ही वो मिलता है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति फिर बढ़ जाती है ना। फिर आप धान्य फसल लगाइए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अगर कमी, तो फिर आप एक दलहन फसल लगा दीजिए। उसके जड़ों का जो गांठ है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु है। वो जीवाणु क्या करेगा? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसको मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहला जवाब तो हम इसका दे रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो। वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो। ध्यान से सुनते रहिएगा। वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब एक साथ कई काम हो जाए, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। जिसे विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उस विद्यार्थी को एक साथ कई विषय मैं पढ़ा देता हूँ। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बायोलॉजी, SST, मतलब एक साथ कई विषय मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये बहुविषयी हो गया, बहुविषयी। और यहाँ पर है बहुउद्देशीय परियोजना। वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ, एकदम याद कर लीजिए सुन करके, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है
कि जो नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, उसको बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? मतलब नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? तो देखिए, नदी घाटी परियोजना के द्वारा क्या होता है? तो विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जाता है। नदी घाटी परियोजना के द्वारा, एकदम लैंग्वेज बिल्कुल आसान है, नदी घाटी परियोजना के द्वारा विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जाता है। विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जाता है, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। फिर से सुनिए, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हों। चलिए आप लोग भी बोल सकते हैं, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो। क्या बोलेंगे? वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना के द्वारा विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जाता है। विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जाता है, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि नदी, प्रश्न संख्या 4, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। ये सब भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो निम्नलिखित में क्या है भाई? आपका हम यहाँ पर 5 गो लिखे हैं। उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना, भू अपरदन रोकना, मतलब मिट्टी का कटाव रोकना। यहाँ पर बाढ़ रोकना मतलब बाढ़ नियंत्रण, भू अपरदन रोकना माने मिट्टी का कटाव रोकना, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना मतलब नदियों से नहरें निकाली जाती है, और बिजली का भी उत्पादन होता है। अब मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। तो ये सब है नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य। 5 उद्देश्य हमने लिखा है। नदी घाटी परियोजना का 5 उद्देश्य हमने लिखा है। पहला है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा है सिंचाई के लिए जल प्रदान करना, तीसरा है भू अपरदन रोकना, फिर है चौथा बिजली उत्पादन, 5वां है मत्स्य पालन। ठीक है, मछली पालन। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसको बढ़िया से लिख करके और इतना एकदम एक ही दिन में याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपको कल बतावेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।